गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं अवलोकन की। अवलोकन का अर्थ क्या है ये मैंने आपसे पूर्व में बताया था। अवलोकन प्राथमिक सामग्री को इकट्ठा करने का एक प्रत्यक्ष और एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री जो है उसे इकट्ठा करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के जीवन में भाग ले भी सकता है अथवा दूर बैठ करके भी वो घटनाओं का निरीक्षण कर सकता है। आज हम बात करेंगे अवलोकन की प्रक्रिया की और अवलोकन की प्रकार की। अवलोकन सोच समझ करके की जाने वाली एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अवलोकन प्रारंभ करने से पूर्व अवलोकनकर्ता को कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है प्रारंभिक आवश्यकताएं। प्रारंभिक आवश्यकताओं में अवलोकन की रूपरेखा बनाने का कार्य किया जाता है कि उसे किसका अवलोकन करना है, यानी कि अवलोकित समूह क्या होगा। दूसरे, तथ्यों का आलेखन कैसे करना है, तभी लिखने हैं, बाद में लिखने हैं। अवलोकन का कौन सा प्रकार उपयुक्त होगा कि कौन सा, क्योंकि जैसा समूह होगा, जैसी हमारे अध्ययन की आवश्यकता होगी, उसी के आधार पर अवलोकन का प्रकार चुना जाएगा। अवलोकनकर्ता और अवलोकित के मध्य संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाना है, क्योंकि आप अनजान लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको एकदम से अपना सदस्य बना लेंगे या आप पे कोई जो है ये नहीं होगा कि भाई ये कौन है, कैसे है, क्यों हमें देख रहा है, इसका मकसद क्या है। तो इसके लिए भी एक पूरी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके अलावा पूर्व जानकारी प्राप्त करना, इसमें अवलोकनकर्ता को जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। किससे? अध्ययन क्षेत्र की इकाइयों के संबंध में जानकारी, कि जिनका अध्ययन करना है उन इकाइयों के बारे में जो अवलोकन करता है वो जानकारी प्राप्त करता है। दूसरे, अध्ययन समूह की सामान्य विशेषताओं की जानकारी, कि उन लोगों का स्वभाव कैसा है, रहन सहन कैसा है, व्यवसाय आदि के बारे में उसे जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक होती है। उसके अलावा अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी, कि जहाँ उसे अध्ययन करना है उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ के जो स्थल हैं उनका ज्ञान उसे मानचित्र आदि से या लोगों से उसे प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके अलावा तीसरा जो चरण आता है, इसमें विस्तृत अवलोकन रूपरेखा तैयार करना, कि जो अध्ययन करना है, अवलोकन करना है, उसकी विस्तृत रूपरेखा उसे तैयार करनी आवश्यक है, जिसमें उपकल्पना के अनुसार अवलोकन के लिए तथ्यों का निर्धारण करना, उसके अलावा आवश्यकता अनुसार नियंत्रण की विधियां और परिस्थितियों का निर्धारण करना, उसके अलावा सहयोगी कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं का निर्धारण, कि जो सहयोगी होंगे उनका कार्य क्या क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट चरण आता है अवलोकन यंत्र, कि अवलोकन का कार्य प्रारंभ करने से पहले अवलोकन यंत्रों का भी निर्माण करना होता है, जैसे अवलोकन निर्देशिका या डायरी, या जिसमें एक क्रम से लिख ले कि उसे क्या क्या अध्ययन करना है, किस क्रम से करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है और कैसे क्या काम करना है। उसके अलावा अवलोकित तथ्यों के लेखन के लिए उचित आकार के अवलोकन कार्ड। इसके अलावा अवलोकन अनुसूची और चार्ट सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य आवश्यकताएं, जिसमें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल आदि को भी शामिल किया जा सकता है। इनकी सहायता से भी सूचनाएं संकलित की जाती हैं, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी चित्र को लेने के लिए
आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। और आजकल तो मोबाइल भी साधन हो गए हैं जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है, चित्रों को लिया जा सकता है। तो ये सब तैयारी करके ही अवलोकनकर्ता जो है अवलोकन क्षेत्र में जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अवलोकन के प्रकार की। अध्ययन की सुविधा के लिए निरीक्षण को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे अवलोकन के प्रकार की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में के जो है 3 भाग हैं: एक सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में जो नियंत्रण है वो घटना पर नियंत्रण और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अनियंत्रित अवलोकन क्या होता है। अनियंत्रित अवलोकन ऐसे अवलोकन को कहा जाता है जबकि उन लोगों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना रहे जिनका अनुसंधानकर्ता निरीक्षण कर रहा है। दूसरे शब्दों में, जब प्राकृतिक पर्यावरण एवं अवस्था में किन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही क्रियाएं किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा संचालित और प्रभावित नहीं की जाती हैं, तो ऐसे निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहा जाता है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकन की जाने वाली घटना को बिना प्रभावित किए हुए उसके स्वाभाविक रूप में देखने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए गुडे और हॉट इसे साधारण अवलोकन कहते हैं। जोधा और कुक इसे असंरचित अवलोकन का नाम देते हैं, जिसके मतलब कोई संरचना पहले से नहीं बनाई जाती। समाज विज्ञानों में इस अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन और अनिश्चित अवलोकन भी कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधान में अनियंत्रित अवलोकन पद्धति ही जो है वो सबसे अधिक प्रयोग होती है। जैसा कि गुडे और हॉट कहते हैं, मनुष्य के पास सामाजिक संबंधों के बारे में उपलब्ध अधिकांश जो ज्ञान है वो अनियंत्रित अवलोकन से ही प्राप्त किया गया है। इस प्रकार अनियंत्रित अवलोकन की जो विशेषताएं हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता और अध्ययन की जाने वाली घटना पर भी कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता। घटना को उसकी स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है और यह अत्यंत सरल और लोकप्रिय विधि मानी गई है। अनियंत्रित अवलोकन की जो उपयोगिता है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें सामाजिक घटनाओं को बिना प्रभावित किए उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में देखे जाने और सूचनाएं एकत्रित किए जाने को संभव बनाना है। दूसरे, इसमें क्योंकि ना तो घटना पर नियंत्रण होता है ना अवलोकनकर्ता पर कोई नियंत्रण होता है, जो सूचनाएं हैं वो जैसी है उन्हें वैसा प्राप्त किया जाता है, जिससे कि अध्ययन में निष्पक्षता और वैश्विकता जो है वो ज़्यादा बनी रहती है। इसके अलावा परिवर्तनशील और जटिल सामाजिक घटनाओं और व्यवहारों के अध्ययन को व्यवहारिक बनाना भी इसका जो उद्देश्य है और एक तरीके से अध्ययन करने में इसमें सरलता होती है। लेकिन जहाँ इसके कुछ गुण हैं वहाँ इसके कुछ हमें दोष भी दिखाई देते हैं। जैसे अवलोकनकर्ता इस विश्वास से ग्रसित हो सकता है कि उसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वह सब सही है। परिणाम स्वरूप त्रुटि, भ्रांति आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कुछ हम देखते हैं वो सही नहीं होता, उसके आगे और पीछे भी हमें देखना आवश्यक होता है। कभी कभी अनावश्यक तथ्यों के संकलित हो जाने के कारण समय, धन और परिश्रम के अपव्यय होने की संभावना रहती है।
उसके अलावा तीसरा इसका दोष है कि घटनाओं को देखते समय अवलोकनकर्ता तथ्यों को का लेखन नहीं कर पाता, अतः आवश्यक सूचनाएं छूट भी सकती हैं, क्योंकि वो बाद में तथ्यों का आलेखन करता है और उस समय उसे वो चीज़ याद रहे ना रहे, इसकी संभावना हो सकती है। उसके अलावा व्यक्तिगत पक्षपात आ जाने के कारण भी वैज्ञानिकता इसकी खतरे में पड़ सकती है। ये तो था अनियंत्रित अवलोकन। अब हम बात करते हैं नियंत्रित अवलोकन की। नियंत्रित अवलोकन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जैसे अनियंत्रित अवलोकन में जो पाई जाने वाली कमी है, विश्वसनीयता तटस्थता का अभाव ने ही नियंत्रित अवलोकन का सूत्रपात किया। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ ही साथ अवलोकन की जाने वाली घटना और परिस्थितियों पर भी नियंत्रण किया जाता है। अवलोकन संबंधी पूरी योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया और साधनों की सहायता से तथ्यों को संकलित किया जाता है। तो इस तरह से जैसे अनियंत्रित अवलोकन पर में ना अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होता है और न ही अध्ययन करने वाले समूह पर नियंत्रण होता है, तो जबकि नियंत्रित अवलोकन में अध्ययन की जाने वाली घटना पर अथवा परिस्थिति पर भी नियंत्रण होता है और अवलोकनकर्ता पर भी नियंत्रण देखने को मिलता है। इसमें दो प्रकार के नियंत्रण लागू किए जाते हैं। पहला है सामाजिक घटना पर नियंत्रण। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में जो अध्ययन किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं प्रयोगशाला में नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत, इसी तरह से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने और अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। यद्यपि भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में अध्ययन सरल नहीं है, इस विधि के द्वारा सामाजिक घटनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन और उसके प्रभावों को ज्ञात करने की कोशिश की जाती है। जैसे हम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा पंचायती राज के एक ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से हम समय, गति, उत्पादकता, बच्चों के व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। इसमें घटनाओं पर नियंत्रण न रखकर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण लगाया जाता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा, फिल्म आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें गुडे और हॉट का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है, अतः अध्ययनकर्ता को कम से कम अपने व्यवहार पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। तो इस तरह से अध्ययन की वैश्विकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण लगाया जा सके। अब बात हम अगर करते हैं नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर की, इन दोनों पद्धतियों में जो अंतर है वो पहला है कि नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं और परिस्थितियों के अध्ययन के दौरान कुछ समय तक नियंत्रित
रखना पड़ता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं के विभिन्न पक्षों को आवश्यकता अनुसार उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित किया जाता है। उसके अलावा नियंत्रित अवलोकन का जो संचालन है वो पूर्व योजना के अनुसार ही किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन बिना पूर्व योजना के जो है वो किया जाता है। उसके अलावा नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अपने व्यवहार को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही क्रियान्वित करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन के लिए कुछ यंत्र जैसे अवलोकन निर्देशिका है, अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में इस प्रकार के यंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होता है, अतः अध्ययन निष्पक्ष, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बना रहता है। अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक रूप में ही देखा जाता है, अतः पक्षपात की संभावना रहती है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होने के कारण अध्ययन गहन और सूक्ष्म नहीं हो पाता, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में क्या होता है, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण नहीं होता और वो अध्ययन को स्वाभाविक और गहन और सूक्ष्म दृष्टि से वो कर सकता है। तो इस तरह से नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन सूचनाओं को एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी कुछ सीमाएं हैं। धन्यवाद।